मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं संविधान का भाग 2 है, और संविधान का भाग 2 जो है ये किसके बारे में बात करता है, इससे संबंधित हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप की जो क्वेश्चन है उसके बनने की संभावना सभी रहेगी। मैंने सारी चीजें उसमें मतलब जो चीजें जहां से क्वेश्चन बनते हैं हम लोग वो सब कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो संविधान का भाग 2, मैंने कल के लेक्चर में आपको संविधान का भाग 1 बताया था, जिसमें भारत राज्यों का संघ है और उसका राज्य क्षेत्र के संबंध में बात कही गई थी। आज हम लोग देख रहे हैं संविधान का भाग 2, जिसमें बताया गया है नागरिकता, और नागरिकता के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में आते रहे हैं। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि भाग 2 जो है, भाग 2 में वर्णन मिलता है नागरिकता का। एक फैक्ट तो ये याद रखना कि भाग 2 में वर्णन मिलता है नागरिकता का। किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद में शामिल है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसमें शामिल है। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत जो देश है, भारत में नागरिकता का क्या मतलब होता है, जिसे हम इंग्लिश में सिटीजन्स बोलते हैं। नागरिकता का मतलब ये होता है कि जब भारत की नागरिकता किसी के पास है तो वो उसके पास बहुत सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, और जिसके पास नागरिकता नहीं रहती है उसके पास बहुत सारे अधिकार से वंचित हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वोट डालने का अधिकार जो है और शासन की जो योजनाएं हैं उनका लाभ लेने के लिए उसे भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। भारत में जो बड़े बड़े पद है, राष्ट्रपति का पद है, राज्यपाल का पद है, जजेस के पद जो है, उसमें भारत का ही नागरिक क्या हो सकता है, चुना जा सकता है। तो इसलिए नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका वर्णन इसमें करता है, और इसमें बताता है कि किस प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, किस प्रकार से भारत की नागरिकता जा सकती है, किस आधार पर भारत में जो मतलब नागरिकता है उससे आप वंचित हो सकते हो, त्याग पत्र आप मतलब आपको बर्खास्त किया जा सकता है। इस सब का वर्णन इस भाग 2 में और कहीं न कहीं संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम में ये सब चीजें दी गई है। तो नागरिकता के संबंध में एक दो फैक्ट और याद रखिएगा। भारत में एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता जो है, इसका मतलब ये है कि भारत का व्यक्ति किसी भी राज्य में रह रहा है वो भारत का नागरिक कहलाएगा। वो अगर केरला में रह रहा है तो वो ये कहेगा मैं भारतीय नागरिक हूँ, ये कभी नहीं कहेगा मैं केरल का नागरिक हूँ। अगर वो मध्य प्रदेश में रह रहा है तो वो ये कहेगा मैं भारत का नागरिक हूँ, मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूँ। तो भारत में एक ही नागरिकता है। ये नागरिकता हमें ब्रिटेन से के संविधान से हमने प्राप्त की है, अर्थात ब्रिटेन से हमने प्राप्त की, क्योंकि ब्रिटेन में एक ही नागरिकता है। फिर दूसरा है कि नागरिकता के संबंध में पहला कानून जो बना था वो 1955 में बनाया गया था संसद के द्वारा। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बारे में हम थोड़ा सा इसका जो डिटेल है उसमें क्या क्या दिया है उसके बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 5 ये बोलता है कि संविधान जब प्रारंभ हुआ उस समय भारत की नागरिकता, याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अनुच्छेद 5 ये बोलता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो संविधान का प्रारंभ कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। मतलब उस समय जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय भारत का कौन कौन व्यक्ति नागरिक होगा, इसके बारे में 3 कंडीशंस दी गई है। पहली कंडीशंस ये है कि जब संविधान लागू हो उस समय उसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिर दूसरा है उसके माता या पिता में का जन्म भारत में हुआ हो, और संविधान लागू हुआ उनके 5 वर्ष पहले से वो भारत का नागरिक भारत में रह रहा हो। अनुच्छेद 5 में 3 कंडीशन है, या तो वो भारत में जन्मा हो उस समय 26 जनवरी 1950 को, दूसरा उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, माता या पिता भारत के नागरिक हो, तीसरा यह है कि संविधान जब लागू हुआ उसके 5 वर्ष से अगर वो भारत में रह रहा है तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ उस समय वो भारत का नागरिक होगा। अब इसमें कंडीशन यहाँ पे बनी कि मान लो 26 जनवरी 1950 के दिन 26 जनवरी 1950 के दिन अनुच्छेद 5 में मैंने आपको 3 कंडीशन बनाई कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय 26 जनवरी 1950 को 3 कंडीशन के आधार पर नागरिकता होगी। या तो उस दिन उसका जन्म हुआ भारत में, या उसके माता या पिता का कोई ना कोई उस समय भारत के नागरिक हो, और संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले तक भारत में जो रह रहा वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। तो अब इसमें कंडीशन ये है कि उस समय के हिसाब से इसे लागू किया गया था। आज के परिप्रेक्ष्य में इसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है उसमें बहुत सारी चीजें चेंजेस की गई है। हम ये कह सकते हैं कि मान लो 26 जनवरी 1950 के दिन अमेरिका का कोई व्यक्ति यहाँ पर घूमने आया अपने कपल के रूप में, और अगर उस दिन उसके बच्चे का जन्म यहाँ पर हो गया तो क्या वो भारत का नागरिक माना जाएगा? नहीं माना जाएगा,
क्योंकि इसमें संविधान की तीसरी कंडीशन ये बोली गई है कि उसके पहले 5 वर्ष से वो क्या रह रहा हो, भारत का नागरिक रह रहा हो। लेकिन बहुत सारे अंग्रेज जो थे वो भारत में यहाँ पर रह ही रहे थे, तो भारत में वो 5 वर्ष से यहाँ रह रहे थे। तो उसमें अगर हम आप देखते हैं कि एनी बेसेंट जो थी मान लो, तो वो एक तरीके से 5 वर्ष पहले से रह रही थी, तो वो भारत की नागरिक एक तरीके से क्या है, होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि भारत के संविधान के संबंध में अनुच्छेद 5 जो है वो 3 कंडीशन बताता है। उन 3 कंडीशनों का महत्व आज के परिप्रेक्ष्य में इतना नहीं है, क्योंकि नागरिकता अधिनियम 1955 में इसको क्लियर किया गया है, वहां पे मैं आपको आगे बताऊंगा। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 जो है ये तत्कालीन कंडीशन को देखते हुए लाए गए थे। अनुच्छेद हम ये कह सकते हैं 6 और 7 तत्कालीन कंडीशन ये कह सकते हैं कि उस समय देश का बंटवारा हुआ था, और देश का बंटवारा हुआ था तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए थे और बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए थे। तो उनकी कंडीशन को देखते हुए अनुच्छेद 5 और 6 लाया गया था। आज इसका महत्व इतना नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहे हैं, इसलिए हमको इसमें दोनों में अनुच्छेद में एक एक दिनांक है, उस दिनांक को जरूर याद रखना है। अनुच्छेद 6 बोलता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोग जो है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों के बारे में नागरिकता का मतलब प्रावधान करता है। हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 6 बोलता है कि कुछ लोग जो थे, जब देश के बंटवारे की गतिविधियां चल रही थी तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे और कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे। तो भारत से जो पाकिस्तान से जो भारत लोग आ रहे थे उनके लिए एक डेट फिक्स की गई स्वतंत्रता के 1 साल बाद 19 जुलाई 1948 की, कि 19 जुलाई 1948 तक अगर वो भारत आ गए तो उनको किसी प्रकार से नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। 19 जुलाई 1948 तक अगर वो पाकिस्तान से भारत आ गए तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। अन्यथा 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो भारत में आए तो एक उसमें परमिट के आधार पर उनको नागरिकता मिलेगी, और उस परमिट आधार पर ये बोला गया कि आपको 6 महीने के लिए भारत में कंटिन्यू रहना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 6 ये बोलता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। 19 जुलाई 1948 को अगर वो भारत में आ गए हैं तो उनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो भारत में आए हैं तो परमिट आधार पर 6 महीने वो भारत में रहकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। तो 19 जुलाई 1948 याद रखना अनुच्छेद 6 के अंतर्गत, क्योंकि यहां से ये फैक्ट आपका बन सकता है कि किस तारीख के बाद अनुच्छेद 6 में किस तारीख के बाद भारत पाकिस्तान से आए भारतीय लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त हुई, तो परमिट आधार पर। वैसा का वैसे अनुच्छेद 7 है। अनुच्छेद 7 में ऐसा हुआ कि कुछ लोग जो भारतीय थे वो देश के बंटवारे के समय भारत से चले गए थे, क्योंकि उनको पाकिस्तान अच्छा लग रहा था, वो लोग चले गए। लेकिन वहां जाने के बाद अगर उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की बजाय भारत ही हमारा देश अच्छा है, तो वो फिर से लौट कर आए। तो फिर से लौट कर आए तो भारत से पाक गए लोगों को नागरिकता, और वो फिर से वापस आए, इस संबंध में बताता है। इसमें एक तारीख याद रखना, 1 मार्च 1947 को, जब पाकिस्तान और भारत के विभाजन की गतिविधियां चल रही थी, तो उसमें 1 मार्च 1947 मतलब स्वतंत्रता के पहले जस्ट कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन वहां पर उनको पाकिस्तान में जब जाके उन्होंने देखा तो उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था, शोषण हो रहा था, वो भारत से ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। अलग बना नहीं था, लेकिन 1 मार्च 1947 को कंडीशन ऐसी बन रही थी, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। तो 1 मार्च 1947 तक जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए उनके लिए किसी प्रकार का कोई बाउंड नहीं, लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो भारत आए हैं, मतलब पाकिस्तान से भारत आए हैं, तो 6 महीने के रजिस्ट्रेशन के आधार पर उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर इसे अनुच्छेद 7 ये बोलता है कि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, लेकिन फिर से वो क्या है, पाकिस्तान से भारत आ गए। तो ये इस संबंध में है। और अनुच्छेद 6 जो है पाकिस्तान से भारत आए, मतलब ये तो लोग पाकिस्तान वाले एरिया में ही रह रहे थे। अनुच्छेद 6 बोलता है कि जो पाकिस्तान वाले एरिया में रह रहे थे और वो भारत आए, और अनुच्छेद 7 ये बोलता है कि वो भारत के एरिया में रह रहे थे, पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से भारत आए। उस संबंध में 1 मार्च 1947 का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 6 बोलता है कि पाकिस्तान भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए, और अनुच्छेद 7 बोलता है कि भारत से पाक गए लोग और फिर पुनः भारत में आए उन लोगों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 6 में याद रखिएगा 19 जुलाई 1948,
तक की नागरिकता के लिए कोई प्रावधान नहीं। 48 के बाद आए लोगों को नागरिकता के लिए 6 महीने का वेट करके परमिट आधार पर लेना पड़ेगी। अनुच्छेद 7 जो है उसमें 1 मार्च 1947 के पहले तक कोई समस्या नहीं। 1 मार्च 1947 के बाद आए लोगों के लिए 6 महीने के रजिस्ट्रेशन के आधार पर उनको नागरिकता दी जाएगी, ये अनुच्छेद 7 बोलता है। तो अब अनुच्छेद 6, 7 और अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 बोलता है कि अनुच्छेद 8 वही कंडीशन है अनुच्छेद 5 में जो दे रखी है कि भारत के बाहर अगर कोई बच्चा रह रहा है जिसके माता पिता भारत के हैं, भारत के बाहर अगर कोई बच्चा रह रहा है उसके माता पिता अगर भारत के हैं तो वो भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 8 ऐसा बोलता है कि मान लो जब देश आजाद हुआ उस समय बहुत सारे लोग जो है विदेशों से अपने आंदोलन चला रहे थे, लेकिन उनके माता पिता कहाँ के थे? भारत के थे। तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति जो है, अनुच्छेद 8 ऐसा बोलता है कि जो सैन फ्रांसिस्को में एक आंदोलन चल रहा था, जापान में एक आंदोलन चल रहा था, क्योंकि स्वतंत्रता के आंदोलन विदेशों में भी चल रहे थे, तो जब विदेशों में चल रहे थे तो अनुच्छेद 8 उन लोगों को भी नागरिकता देता है जो कि भारत के बाहर विदेशों में अपने आंदोलन चला रहे थे, लेकिन उनके माता पिता कहाँ के थे? भारतीय थे। तो अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रह रहे बच्चे जो हैं जिनके माता पिता भारतीय उनके बारे में नागरिकता का प्रावधान करता है। यही कंडीशन अनुच्छेद 5 में भी दे रखी है। तो अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 ये तत्कालीन व्यवस्थाओं के आधार पर उस समय बनाई गई थी। इसके बाद भारतीय अधिनियम 1955 बनाया गया जिसमें कि इसका डिटेल्स दिया गया है। अनुच्छेद 9 याद रखिएगा। अनुच्छेद 9 यह है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 9 में ऐसा लिखा हुआ कि मान लो किसी व्यक्ति ने, लेकिन कई देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत ने रख रखा है, उसकी संख्या है कुछ कि कई देशों के लिए भारत ने दोहरी नागरिकता का प्रावधान रख रखा है। जैसे कनाडा है, जैसे अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता है तो भारत का भी नागरिक है, अर्थात कई देशों के लिए उसने दोहरी नागरिकता का प्रावधान रख रखा है कि वो 2 नागरिकता रख सकता है। तो अनुच्छेद 9 ये बोलता है कि कोई व्यक्ति भारत का विदेश में चला गया और उसने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है तो अनुच्छेद 9 के तहत उसकी भारतीय नागरिकता स्वमेव ही खत्म हो जाएगी। यह अनुच्छेद 9 है। अनुच्छेद 10 ये बोलता है कि भारत का अगर कोई व्यक्ति नागरिक है तो उसकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, जब तक कि वो कोई ऐसा कृत्य ना करे जो देश विरोधी हो या वो देश के बाहर चला गया हो या कोई इस प्रकार की कंडीशन ना हो। अर्थात कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता नहीं छीन सकता, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 10 बोलता है जब तक कि कोई उसके प्रकार से कोई ऐसा कृत्य ना किया गया हो, ऐसा कार्य ना किया गया हो जो देश के विरोध में हो, ठीक है। तो अनुच्छेद 10 नागरिकता का बना रहना, मतलब उसकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता, ये लिखा हुआ अनुच्छेद 10 में। और अनुच्छेद 11 सबसे महत्वपूर्ण है और पिछले 2017 का पेपर देखिएगा, उसमें यह क्वेश्चन आया था कि भारत की संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 11 के तहत भारत की संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देती है, ठीक है। यह अनुच्छेद 11 क्वेश्चन ही आया था कि भारत की संसद को कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 11 के तहत संसद जो है वो नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है और संसद में भी उसका मंत्रालय जो है वो बनाएगा जिसका नाम है गृह मंत्रालय। मतलब संसद के जो कानून जो बनाएगा नागरिकता के संबंध में कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। मैं क्विकली रिवीजन करवा देता हूँ। अनुच्छेद 5 जो है वो बोलता है संविधान जिस दिन प्रारंभ हुआ उस समय कौन कौन व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 6 जो है पाकिस्तान से जो लोग भारत आए 19 जुलाई 1948 तब उनके लिए भारत की नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 7 में लिखा हुआ कि भारत से पाकिस्तान लोग चले गए और फिर भारत आए, उनके लिए 1 मार्च 1947 की तारीख दे रखी है। अनुच्छेद 8 ये बोलता है कि भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं उनके माता पिता अगर भारतीय है तो वो भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 9 ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति ने भारत के किसी व्यक्ति ने विदेश में नागरिकता प्राप्त कर ली तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 ये बोलता है कि भारत की नागरिकता कोई नहीं छीन सकता, उसकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 यह है कि नागरिकता के संबंध में संसद कानून बना सकती है, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 11 में। इसको समझने की कोशिश करना। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 अनुच्छेद 11 बोलता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो संसद है वो नागरिकता के संबंध में कानून बना सकेगी, इसके बारे में वर्णन कर रखा है।
तो भारतीय संसद ने 1955 में पहला नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था। यहां से याद रखना कि भारत की संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था। उस अधिनियम में नागरिकता कैसे प्राप्त करना है, नागरिकता कैसे समाप्त होगी, इसके बारे में पूरा डिटेल वर्णन किया गया। लेकिन याद रखिएगा, संसद ने कानून बनाया, उस समय के तत्कालीन परिदृश्य के हिसाब से बनाया था, और जरूरी ये रहा उसमें कि कई बार ऐसी कंडीशंस बनी कि उस नागरिकता अधिनियम को मतलब एक तरीके से कई प्रकार के विवादों को झेलना पड़ा, इसलिए उसमें समय समय पे परिवर्तन हुए, ये संशोधन किए गए। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में सबसे पहला संशोधन 1986 में किया गया था, दूसरा संशोधन 1992 में किया गया था, तीसरा संशोधन 2003 में किया गया था, चौथा संशोधन 2005 में किया गया था, पांचवा संशोधन 2015 में किया गया था, और छठा संशोधन 2019 में किया गया, और बाद में फिर एनआरसी आया है। ठीक है, एनआरसी भी नागरिकता का एक प्रकार है। पर क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1986 में संशोधित किया गया था पहली बार। आखिरी बार 2019 में हुआ था, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अब नागरिकता अधिनियम 1955 बताया गया, तो उससे क्वेश्चन ये आता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 5 प्रकार बताए गए। इन 5 प्रकारों को जरूर याद रखिएगा। इस 5 प्रकार की एक एक कंडीशन को हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार बताए गए हैं। कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, इस संबंध में बात करता है। तो पहला प्रकार है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, चौथा है देशीकरण के आधार पर, और 5वां है अर्जित भूमि के आधार पर। ये 5 प्रकार है। इस 5 प्रकार में कुछ कंडीशंस दे रखी है कि किस प्रकार से भारत का नागरिक कैसे प्राप्त कर सकता है नागरिकता। तो देखो, जन्म के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 ये बोलता है कि भारत में जन्मा जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक होगा, ऐसा इसमें बता रखा है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे विवाद हुए कि भारत में तो कई विदेशी लोग घूमने आते हैं, उनके बच्चे यहाँ हो जाते हैं, तो क्या वो भारत के नागरिक होंगे? तो उसके बारे में 1986 में जाके इसमें सुधार किया गया। मतलब 86 तक तो ये था कि कोई कपल स्विट्जरलैंड से भारत आया घूमने, ताजमहल देखते देखते ताजमहल के हम ये कह सकते हैं कि वो यहाँ घूमने आया, घूमने आने के बाद उनके यहाँ पर बच्चे हुए। तो 1986 तक ये था कि भारत की भूमि पर उसने जन्म लिया तो भारत का नागरिक होगा। ये सुधार किया गया सबसे पहले 1986 में। फिर उसमें यह कहा गया कि उसके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये कब किया गया? 1986 में। उसके पहले तक ऐसा था ही नहीं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत की भूमि पर जन्मे व्यक्ति को भारत का नागरिक जब ही माना जाएगा जब उसके माता या पिता में से कोई क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। भारत माता या पिता दोनों भारत के नागरिक होंगे। 2003 में फिर एक चीज उसमें आई। उसमें चीज ये आई कि ऐसा नहीं है कि माता या पिता में से भारत का नागरिक होना जरूरी है, लेकिन माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक तो होगा ही सही, लेकिन कोई जो पिता है उसके पास भी भारत में रहने के वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ये संशोधन फिर 2003 में किया गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मान लो कश्मीर में कोई पाकिस्तानी लड़के ने कश्मीर की लड़की से शादी की। अब कश्मीर की लड़की से शादी करने के बाद अब वो आया था सिर्फ स्टूडेंट के रूप में भारत में। अब उसकी माता तो यहाँ की हुई, मान लो उसके बेटे का जन्म हुआ, उसके माता जो है वो भारत की है, इसलिए 1986 के कानून तक तो या 1955 के कानून में तो उसके बच्चे जो हैं उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन उसका पिता जो है, जो पाकिस्तान से सिर्फ स्टूडेंट के रूप में आया था, वो वैलिड नहीं है, इसलिए उसके पास भी उसमें भारत के रहने के वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 2003 में ऐसा संशोधन किया गया। मतलब 2003 तक माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक होगा तो उसके बच्चों को भारत की नागरिकता मिलेगी। जन्म के आधार पर यह बात कही गई। लेकिन 2003 में फिर संशोधन किया गया। उस 2003 में संशोधन में यह कहा गया कि माता या पिता में से भारत के नागरिक के साथ साथ उनके पास वैलिड एक तरीके से प्रूफ भी होना चाहिए भारत में रहने के, तभी वो उसके बच्चे को जन्म के आधार पर क्या हो सकते हैं, वो भारत के नागरिक हो सकते हैं। इस जन्म के आधार पर अगला प्रकार है इसमें वंश के आधार पर। वंश के आधार पर यह है कि मान लो कोई भारत के नागरिक जो है वो कौन भारत का नागरिक हो सकता है, ऐसा इसमें वंश के आधार पर। मतलब वंश ये है कि
पूर्वजों से यहाँ पे भारत में जो लोग रह रहे हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, कि वंश के आधार पर उसको नागरिकता प्राप्त होगी। हम आज की पीढ़ी के रूप में अगर देखें तो हमारे पिता का जन्म यहीं हुआ, अर्थात हमारे यहाँ का वंश है, या हमारे पिता का जो पिताजी थे या मतलब हमारे दादाजी जो थे वो उनको भी वंश के आधार पर नागरिकता मिली थी, क्योंकि उनका जन्म यही हुआ था, वो इसी धरती के निवासी थे, इसलिए वंश के आधार पर हमको क्या मिला, नागरिकता मिली। अब इसमें भी एक विवाद हुआ कि जो लोग वंश के आधार पर नागरिकता दे रहे थे तो वो किस आधार पर देते थे, सिर्फ पिता के आधार पर, सिर्फ पिता के वंश के आधार पर क्या देते थे, नागरिकता देते थे। इसमें भी विवाद हुआ, महिलाओं ने रीट लगा दी कि महिला की वंश के आधार पर क्यों नागरिकता नहीं मिलेगी, और ये रीट इसलिए लगाई थी कि कुछ लोग जो थे वंश के आधार पर दे रहे, तो पिता के वंश के आधार पर दे रहे, ना कि माता के वंश के आधार पर। तो इस विवाद का निराकरण 1952 में जो नागरिकता अधिनियम संशोधन हुआ उसमें इसका संशोधन किया गया और ये कहा गया कि माता या पिता दोनों के वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो 1992 में जाके माता को भी वंश के आधार मतलब माता के वंश के आधार पर भी क्या है, नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो 1992 तक पिता के वंश के आधार पर ही नागरिकता अर्जन करने का क्या था, प्रावधान था, जो कि 1992 में जाके माता के वंश के आधार पर भी नागरिकता का प्रावधान किया गया। तो दूसरा है याद रखना, वंश के आधार पर नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म के आधार पर मैंने आपको बता दिया, वंश के आधार पर बता दिया, कब संशोधन हुआ ये बता दिया। तीसरा है पंजीकरण। पंजीकरण वो व्यवस्था है जिसे हम रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, कि कोई भारत के बाहर का व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, भारत के बाहर का व्यक्ति कोई मतलब भारत किसी दूसरे देश का व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो पंजीकरण के आधार पर वो क्या कर सकता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। पंजीकरण का मतलब ये रजिस्ट्रेशन कराएगा, एक फॉर्म भरेगा, फॉर्म में वो क्या है अपने डॉक्यूमेंट्स देगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या देगा, पहले ये जो प्रावधान था ये सिर्फ था 6 महीने तक अगर कोई व्यक्ति विदेशी व्यक्ति भारत में रह रहा है तो वो फॉर्म भरेगा और उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। विवाद हुआ, इसमें विवाद ये हुआ कि 6 महीने के लिए तो वो मान लो किसी काम करने के लिए आया, उसने फॉर्म दे दिया भर के और भारत का नागरिक हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं, उसमें कंडीशन ये लगाई गई कि 7 वर्ष तक अगर निरंतर वो भारत में रह रहा है तभी वो पंजीकरण के आधार पर क्या कर सकता है, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है 7 वर्ष तक। और उस 7 वर्ष में भी कंडीशन है कि 7 वर्ष में उसने भारत में रहकर किसी भी प्रकार का कोई अपराध ना किया हो। अगर थाने में अपराध दर्ज हुआ तो फिर जब तक वो बरी नहीं हो तब तक के लिए फिर उसके 7 वर्ष आगे बढ़ जाएंगे। तो पंजीकरण के आधार पर किसी विदेशी व्यक्ति के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, बशर्त है कि वो 7 वर्ष तक क्या हो, भारत में कंटिन्यू निवासरत रहा हो। ये इसमें कंडीशन है। 7 वर्ष रहने के बाद ही वो पंजीकरण का फॉर्म भर सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर नौकरी करने आते हैं, विदेशी लोग राजदूत के रूप में यहाँ रहते हैं, उनको भारत देश की जो वातावरण है अगर वो जम जाता है तो 7 वर्ष की नौकरी करने के बाद वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो पंजीकरण के आधार पर कोई भी विदेशी व्यक्ति क्या कर सकता है, भारत की नागरिकता ले सकता है, बशर्त है 7 वर्ष तक कंटिन्यू वो भारत का नागरिक मतलब भारत में रह रहा हो। सॉरी, फिर अगला है देशीकरण। देशीकरण में ये है, देशीकरण का सीधा सा मतलब यहाँ पे याद रखिएगा कि अपनी जो देशी व्यवस्था है उसके अंतर्गत भारत की व्यवस्था अगर किसी व्यक्ति को चाहिए, विदेशी व्यक्ति को, तो किस आधार पर कर सकता है, बिल्कुल भारत की तरह। तो भारत की तरह अगर उसे विदेशी मतलब किसी विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए तो ये कहलाती है देशीकरण की व्यवस्था। देशीकरण में कुछ कंडीशंस दे रखी है कि कोई विदेशी व्यक्ति अगर कला और विज्ञान में निपुण है और भारत के संविधान में शामिल 22 भाषा जो है उसमें से किसी एक भाषा को जानता हो तो देशीकरण के आधार पर किसी विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अब पंजीकरण जो है वो एक अलग कंडीशन बताती है, उसमें 7 साल रहना है, लेकिन कोई कला से जुड़ा हुआ, विज्ञान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कंडीशन अलग है। मान लो कोई ब्रिटेन का क्रिकेट खिलाड़ी है, वो भारत की तरफ से क्रिकेट खेलना चाह रहा है तो उसे वो कला में निपुण है और कला में निपुण है और उसे भारत की नागरिकता चाहिए तो भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को वो जानता हो, पहली कंडीशन ये है। दूसरा, वो 10 वर्ष तक निरंतर भारत में रह रहा हो, तभी तो भारत में की तरफ से क्रिकेट खेल पाएगा। अदरवाइज कई विदेशी नागरिक जो है या क्रिकेट खिलाड़ी है जिनको वहां पर मौका नहीं मिला तो वो यहाँ आएगा,
और यहाँ पर भारत की नागरिकता लेगा और भारत की तरफ से क्रिकेट खेलने लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में उसमें कहा गया कि भारत में वो कंटिन्यू 10 वर्ष तक रहा हो और वो भारत की किसी 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञाता हो, उसे देशीकरण के आधार पर भारत की क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। विज्ञान के आधार पर कोई वैज्ञानिक है, हम ये कह सकते हैं, और वो भारत में सेवाएं देना चाहता है, लेकिन भारत में सेवा देना चाहता है तो उसे 10 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। साथ ही उसे भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञाता होना चाहिए। इस आधार पर देशीकरण के आधार पर वो क्या कर सकता है, बिल्कुल देसी स्टाइल में उसको क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता मिलेगी। ऐसा प्रावधान भारतीय अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में देशीकरण में किया गया है। तो पंजीकरण में 7 वर्ष रहना है, जबकि देशीकरण में 10 वर्ष रहना है। क्योंकि देशीकरण में अदनान सामी जी का एग्जाम्पल आप देखिएगा, वो पाकिस्तानी नागरिक है, लेकिन वो पिछले 10 वर्ष से भी ज्यादा भारत में रह रहे थे और वो कला के निपुण है, वो 22 भाषाओं में से भाषा को जानते हैं भारत की, तब जाके उनको भारत की नागरिकता मिली है। तो ये एग्जाम्पल हम लोग के इसके रूप में इसको देख सकते हैं। अगला है अर्जित भूमि के आधार पर। अर्जित भूमि के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मान लो भारत की सरकार ने किसी क्षेत्र को युद्ध में जीत लिया, तो उस जीते हुए युद्ध का जो भाग है उसे हम क्या कहेंगे, अर्जित, मतलब हमने वो प्राप्त किया है। मान लो आज भारत पाकिस्तान पे चढ़ाई करके पाकिस्तान को जीत लेता है, तो उस कंडीशन में उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो भारत के नागरिक, उनको नागरिकता देना होगी। किसके आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर। मतलब हमने उस क्षेत्र को जीता है तो वहां के जो लोग थे, वहां के जो निवासी लोग थे, उन्हें भारत की नागरिकता अपने आप प्राप्त हो जाएगी अर्जित भूमि के आधार पर। जैसे 1975 में भारत का जो राज्य है सिक्किम, वो भारत का राज्य नहीं था, भारत ने उसको एक तरीके से अपने देश में मिलाया था, तो वो एक तरीके से अर्जित किया हुआ भाग था। इसलिए सिक्किम के जो नागरिक है इस अर्जित भूमि के आधार पर भारत के क्या है, नागरिक है। तो ये 5 कंडीशन जो है भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में दी गई है। उन 5 का है जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर। इन सबकी कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब एक फैक्ट यहाँ से आ गई कि नागरिकता की समाप्ति किस आधार पर होगी। इस अधिनियम में बोला है कि भारत की जो नागरिकता है वो किस आधार पर समाप्त होगी। तो इसमें याद रखिएगा 3 आधार बताए हैं, इस आधार पर समाप्त हो सकती है। एक तो कोई भारत का नागरिक स्वयं ही भारत की नागरिकता त्याग दे, एक कंडीशन तो ये है। त्यागेगा कब वो, जब किसी दूसरे देश की उसने नागरिकता ले ली, ठीक है। तो त्यागने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, वो स्वयं ही त्याग दे। दूसरा ये है कि सरकार बर्खास्त कर सकती है। तो कैसे बर्खास्त करेगी कि मान लो भारत में कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी राष्ट्रपति या विदेशी प्रधानमंत्री भारत में घूमने आया और घूमने आने पर वो ऐसी हरकतें कुछ ऐसी की उसने जिससे जो कि देश के कृत्य के विरुद्ध है। मान लो जाके वहां पे चाटा मार दिया किसी प्रधानमंत्री को, विदेशी प्रधानमंत्री को, तो भारत की सरकार जो है वो क्या करेगी, उसको बर्खास्त कर देगी। या भारत की कुछ देश विरोधी गतिविधियों में अगर वो सम्मिलित तो हो जाता है तो भी भारत की सरकार उसकी नागरिकता से उसके बर्खास्त कर सकती है। वो बर्खास्त करने का मतलब यहाँ पर है कि उसके पास नागरिकता का कोई अधिकार नहीं रहेगा, वो वोट नहीं डाल सकता, वो भारत की जो सरकार है या राज्य की जो सरकार है उनकी जो योजना उसका लाभ नहीं ले सकता, लेकिन वो जीवन यापन कर सकता है। नागरिकता का मतलब ये है कि वो वोट नहीं डाल सकता, वो कहीं किसी चुनाव में भाग नहीं ले सकता। ये होता है नागरिकता के मतलब उसके राजनीतिक अधिकार जो है वो छीने जाएंगे, जीने का अधिकार उसके पास रहेगा। फिर तो तीसरा ये है कि उसे वंचित कर दिया जाता है। वंचित करने का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लो उसने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है तो भारत की नागरिकता से वो क्या हो सकता है, वंचित हो सकता है, या भारत की नागरिकता उससे समाप्त हो जाएगी। ये 3 आधार भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में दिए गए हैं। तो जो आज का हमारा जो भाग था, आज का जो निश्चित रूप से दोस्तों ये था संविधान का भाग 2 जिसके बारे में हम लोगों ने जाना है। अगर आपको किसी प्रकार के कोई दिक्कत हो तो निश्चित रूप से आप YouTube चैनल को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।